हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आया हूँ। ये मेरा तीसरा वीडियो है और ये है आपके एसएससी स्टेनोग्राफर का 2024 का ऑफिशियल पेपर है। हम लोग सिर्फ जीके का पीवाईक्यूज देखेंगे और ये पैटर्न को समझेंगे कि जो एसएससी है वो किस तरीके से क्वेश्चन कर रही है। ठीक है, क्योंकि जीके में क्या होता है ना, पैटर्न समझ में नहीं आता है, इसलिए हम लोग पीवाईक्यूज जो होता है वो थोड़ा हेल्प करेगा पैटर्न समझने में कि आखिर क्या है इसका पैटर्न। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर के बारे में बता दें कि इसमें रीजनिंग आता है, जीके आता है और इंग्लिश आता है। और जो रीजनिंग आता है वो 50 क्वेश्चंस होते हैं और जीके में भी जो है ना वो 50 क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश में 100 क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग मेरे साथ खुद से क्वेश्चन करिए और देखिए कि यदि आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो क्या आपका क्वेश्चन मतलब समझ में आ रहे हैं या आप बनते हैं या नहीं बनते। ठीक है, अपना लेवल भी इस पीवाईक्यूज़ के माध्यम से अपना लेवल चेक कर लीजिए। ठीक है, और हम लोग इसके थ्रू जो है वो पैटर्न भी एनालिसिस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक संगीत गायक है। मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें क्या है कि जो है आपका कर्नाटक संगीत गायक कौन है। तो पहले मुझे ये बताइए कि कर्नाटक संगीत गायक जो है वो किस भारत मतलब किस नॉर्थ इंडिया का गायक है, गायन है या फिर साउथ इंडिया का गायन है। पहले ये बताइए आप मुझे। तो ये है आपका साउथ इंडिया का। ओके, चलिए तो आप बताइए कि इसमें कौन होगा कर्नाटक संगीत गायक। तो आपका जो ऑप्शन 2 है ना, एम बाल मुरली कृष्णन, ये आपका ऑप्शन सही है। यानी कि एम बाल मुरली कृष्णन जो है वो कर्नाटक संगीत के गायक हैं। ठीक है, चलिए रविशंकर, ये जो रविशंकर हैं वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, आप कमेंट में बताइएगा। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को किस जयंती के नाम से जाना जाता है। तो सिंधी समुदाय जो है सोसाइटी है, उसके एक भगवान है झूलेलाल, उनकी जब जयंती मनाई जाती है ना वो तो किस नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन है उलम्बना, चालीहो साहिब, चेती चंद, जामशेदी, नवरोज। तो देखिए नवरोज जो है ना वो तो पारसी लोगों का है। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन है आपका चेती चंद। ये जो चेती चंद है ना वो हम लोग चेती चंद के नाम से जानते हैं सिंधु समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को। ओके, तो आपका जो ऑप्शन 3 जो होगा ना वो आपका सही हो जाएगा। चलिए, और इसको झूलेलाल जयंती भी कहते हैं। चलिए इनके नाम से भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उपग्रह बंदरगाह हैं, मतलब कौन से उपग्रह बंदरगाह हैं, मतलब जहाँ से उपग्रह लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका नहुआ सेवा हल्दिया, चेन्नई मुंबई, ठीक है, मंगलोर बंदरगाह और पारादीप और विशाखापट्टनम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये है आपका नहुआ सेवा और हल्दिया। ठीक है, आपका जो ऑप्शन ए है ना वो आपका बिल्कुल सही है, नहुआ सेवा और हल्दिया। अच्छा ये बताइए कि नहुआ सेवा कहाँ है। तो नहुआ सेवा जो है ना वो आपका मुंबई बंदरगाह के पास है। ठीक है, मुंबई बंदरगाह के जो भीड़ है ना उसको कम करने के लिए एक अलग से पॉट बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं नहावा सेवा। ठीक है, नहावा सेवा। और हल्दिया कहाँ है। तो हल्दिया जो बंदरगाह है वो आपका कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, वो आपका कोलकाता में पड़ता है। और ये बता दें कि ये जो आपका नहोवा सेवा है ना वो भारत का सबसे बड़ा जो है कंटेनर बंदरगाह है। ओके, यहाँ पे मतलब लगभग 56% जो है वो कंटेनरों को संभाला जाता है पूरा इंडिया का। तो ये चीज़ है आपका। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एकीकृत बाल विकास सेवा यानी आईसीडीएस योजना के लिए सर्वोत्तम विकल्प दर्शाता है। यानी कि आईसीडीएस किससे रिलेटेड है। तो देखिए हम लोग ऑप्शन से भी समझ सकते हैं। तो विकास है ना, बाल विकास है, बाल के विकास के लिए। तो क्या वस्त्र से क्या संबंध उसका रिलेशन होगा, कुछ नहीं होगा। यात्रा से भी विकास का क्या रिलेशन है, कुछ नहीं। अब गृह सहायता है यानी घर घर होम होम डिपार्टमेंट, तो उससे भी कोई मतलब नहीं। पोषण, हाँ पोषण जो है, पोषण का विकास से रिलेशन है। यानी कि हम लोग ऑप्शन जो 4 है ना वो आपको सही बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। चलिए अब कह रहा है कि केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो देखिए ओनम, उगाडी और गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, ये महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र में कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है जब उन लोगों का फसल का कटाई होता है ना महाराष्ट्र में, तब गुड़ी पड़वा मनाया जाता है।
ठीक है। अच्छा, ये उगाड़ी, उगाड़ी कहाँ का है? तो भैया आपका जो उगाड़ी है ना, वो आपका है आपका कर्नाटक का, ठीक है। आप बोल सकते हो कि उगाड़ी जो है ना वो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, तेलंगाना, उन जगहों पे ये मनाया जाता है। ओणम जो है ये आपका केरल में मनाया जाता है। ये केरल का सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका फेस्टिवल है, ठीक है, ओणम। तो आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। गुड़ी पड़वा कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। चलिए आगे देखते हैं। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपका गुड़ी पड़वा पूछ दे कि गुड़ी पड़वा कहाँ का त्यौहार है, ठीक है। तो यही करता है एसएससी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अच्छा, नुआखाई कहाँ का है? ठीक है, ये नुआखाई कहाँ का है? तो आपका जो नुआखाई है ना, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। ये उड़ीसा का त्यौहार है, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक मिसेस फनी बोन्स के लेखक हैं? मतलब जो मिसेस फनी बोन्स है ना बुक, उसके लेखक कौन है? तो उसके जो लेखक है ना, या लेखिका कह सकते हो क्योंकि लड़की का ज़्यादा नाम है, तो जो उसकी लेखिका है वो है आपकी ट्विंकल खन्ना। ये कौन है ट्विंकल खन्ना? तो अक्षय कुमार की वाइफ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन 2 आपका सही है। अब है कि तापमान बढ़ने पे कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, तो जो कण का गति यानी कि काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है या घटता है, या फिर कोई चेंजेस नहीं होता है? तो जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो जो कण का जो पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो भी साथ में बढ़ जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जब पानी जब जब वो पानी को हम गैस पे चढ़ाते हैं तो हाई टेम्परेचर होता है, तो वो उबलने लगता है ना, तो उसका जो गति है वो बढ़ जाती है। तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हो। चलिए अब कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है? यानी सेक्स रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका सेक्स रेशियो है? बिहार है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? तो भाई आपका बिहार तो कोई भी बताएगा कि नहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश तो नहीं हो सकता है। मतलब सेक्स रेशियो मतलब होता है कि 1000 पुरुष में, ठीक है, कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। और राजस्थान भी नहीं, क्योंकि राजस्थान को अक्सर ये कहा जाता है कि वहाँ पे बाल विवाह ज़्यादा प्रचलित है, यानी कि लड़कियों लोग का जो अधिकार है ये सब मतलब कहा जाता है, ऐसा रियलिटी है नहीं। तो आपका जो ऑप्शन डी है ना आंध्र प्रदेश, वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अच्छा ये बताइए कि बिहार में सेक्स रेशियो कितना है और उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 1000 में मतलब 1000 में कितने लोग कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो भाई बिहार में क्या है ना कि 1000 पे, ठीक है, 1000 पे बिहार में 1000 महिलाएं पे पुरुष पे सॉरी 918 महिलाएं हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पे, ठीक है, 1000 पुरुषों पे आपका 912, यानी कि इसका बिहार से भी स्थिति खराब है दोस्त। अच्छा राजस्थान का भी बता दीजिए। तो 1000 पे कितना आप गेस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा होगी कम होगा? तो भाई इससे ज़्यादा है, मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश से इसका स्थिति बेहतर है, यानी कि 928, ठीक है। राजस्थान की इससे स्थिति जो है बेहतर है। अच्छा आंध्र प्रदेश का कितना है? तो भाई आपका जो आंध्र प्रदेश का है ना, वो आपका है 1993, यानी कि 993, 993, बस 7 लोग जो हैं, 7 जो फीमेल है वो कम है 1000 में से। चलिए यानी कि सबसे हाईएस्ट है ये आंध्र प्रदेश। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारत यवन राजा यानी कि इंडो ग्रीक जो किंग है मिलिंद को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो देखो एक बुक है मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो। मतलब कि मिलिंद जो है जब मिलते हैं एक साधु से, तो वो बौद्ध धर्म जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो कौन से साधु से मिलते हैं, ठीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा साधु है बताइए? तो वो है आपके नागसेन, ठीक है। आपके नागसेन से मिलते हैं तो वो बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये भी बताइए कमेंट में कि मिलिंद पन्हो किसकी रचना है, ठीक है, किसकी रचना है मिलिंद पन्हो। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत ने पहली 7 पंचवर्षीय योजना में कौन सी व्यापार रणनीति अपनाई थी? इसको इंग्लिश में आप ज़्यादा अच्छे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये कह रहा है आपका इंग्लिश चेंज, हाँ, अरे यार, व्हाट इज़ द ट्रेड स्ट्रैटेजी विच इंडिया अडॉप्टेड इन द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स? यानी कि 7वां जो पंचवर्षीय योजना था ना, उसमें जो भारत है वो किस स्ट्रैटेजी को अपनाया था? तो देखिए 7वां 8वां 9वां 10वां, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी पे है ना इसका 5 ईयर प्लान। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो आपका होगा फर्स्ट, यानी कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड ट्रेड स्ट्रैटेजी, ठीक है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है भाई कि व्हाट इज़ द एसेंशियल ग्रोथ टारगेट
ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान इन इंडिया। मतलब जब सेकेंड 5 ईयर प्लान था, यानी कि जो दूसरा 5 ईयर प्लान है, उसमें कितना ग्रोथ को टारगेट किया गया था कि कितना ग्रोथ हमको लाना है। तो आपका जो ऑप्शन है ना, वो आपका 4.5 जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि फर्स्ट ईयर सेकेंड 5 ईयर प्लान कब हुआ था और किसके टाइम पीरियड में हुआ था, यानी कि उस टाइम के पीएम कौन थे। तो सबसे स्टार्टिंग में 5 ईयर प्लान कौन था, तो आपका 1951 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये चला कब तक, तो 1956 तक चला था, ठीक है। 1956 तक चला था ना, क्योंकि 5 साल का होता है, तो 1951 से आप ऐड कर लीजिए, 1956 से 6 तक खत्म हुआ था, ठीक है। अब 7 क्या होगा, तो 1956 से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उस समय पीएम कौन थे, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर्स वेयर द वॉल्स ऑफ द ग्रेट स्तूपा ऑफ अमरावती इन द लोअर गोदावरी रीजन अडॉर्न्ड, ठीक है। अब बहुत लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है, तो इसलिए आप लोग के ये के लिए, ठीक है, हिंदी में चेंज कर लेते हैं इसको और देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि निम्न गोदावरी क्षेत्र में अमरावती के महान स्तूप की दीवारें जो हैं निम्नलिखित में से किस उभरी हुई मूर्ति से सुसज्जित थे, ठीक है। यानी कि जो अमरावती की जो ये जो अमरावती की जो महान स्तूप की दीवारें थी ना, तो वो किससे सुसज्जित थी, किस मूर्ति से, तो वो है आपका बास रिलीफ, ठीक है, आपका बास रिलीफ, यानी कि ऑप्शन बी जो है ना आपका सही है, बास रिलीफ, ठीक है। चलिए अमरावती किस जगह पे है ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, अमरावती किसकी राजधानी है। चलिए आगे कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के माध्यम से लागू की गई थी, यानी कि एक योजना जो चली थी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो किसने चलाया था, तो भाई HDFC बैंक तो प्राइवेट बैंक है, ये क्यों ही चलाएगा, है ना, ये सरकारी योजना HDFC बैंक क्यों चलाएगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका भाई इतना पावर कब से हो गया जो इतना बड़ा रोजगार योजना चलाएगा, IPPB, इसका तो मार्केट वैल्यू है ही नहीं। और एक है भारतीय जीवन बीमा योजना, ये LIC कहाँ से रोजगार दे देगा भाई। तो आपका जो डी ऑप्शन है ना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ये जो है आपका सही है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो सही है। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस है अगर तो, ठीक है। कॉन्सियसनेस से खुद एक मतलब आता है आंसर कि हाँ ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो कभी कभी सुनना चाहिए। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई महाराष्ट्र में क्या है, दिल्ली में क्या है, राजस्थान में क्या है, गुजरात में क्या है। तो हम लोग ये जानते हैं कि एलिफेंटा जो है ना वो आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, हम लोग इतना जानते हैं कि एलिफेंटा जो है वो आपका महाराष्ट्र में है, बाकी हम लोग को नहीं पता। चलिए ऑप्शन में हम लोग ए का 4 मिलाएंगे, तो ए का 4 सिर्फ एक ही में है, सिर्फ एक ही में, बाकी किसी में ए का 4 नहीं है। तो भाई आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो वही फर्स्ट, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए एलिफेंटा गुफा है, किसी को पता होता है ना, एलोरा एलिफेंटा, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं कि किस अर्थव्यवस्था के उपभोग फलन के संदर्भ में यदि MPC, ठीक है, 0.6 है, तो MPS का संभावित मान क्या होगा, ठीक है। देखो MPS क्या होता है, ठीक है, MPS जो निकालने के लिए कह रहा है, वो MPS होता क्या है, इसको बोलते हैं हिंदी में जो बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति, ठीक है, सीमांत बचत प्रवृत्ति सॉरी। ये क्या होता है कि ये होता है आय में जो वृद्धि का जो अंश है ना, जिस पे खपत नहीं किया जा सकता, मतलब जो हम लोग इनकम में जो इंक्रीजमेंट हुआ उस जिसको हम खपत नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं MPS। तो भाई इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, MPS गणना करने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो भाई आपका ये फॉर्मूला होता है MPS इज इक्वल टू होता है 1 माइनस में एम सॉरी MPC, ठीक है, MPS इज इक्वल टू 1 माइनस में MPC होता है, तो MPS निकालना है, तो 1 माइनस MPC कितना दिया हुआ है 0.6, तो क्या हो जाएगा 0.4, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था, यानी कि जो चोल साम्राज्य था ना, आपका चोल साम्राज्य कहाँ था, ठीक है, चोला चेरास पांड्यास किधर थे, तो चोलास इधर था, ठीक है, इधर ही था ना। अब कह रहा है कि विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था, तो राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट का संस्थापक जो है वो कौन था, तो दंती दुर्ग है। तो भाई कौन हराया था, ठीक है, आपके चोल राजा को, तो वो थे आपके कृष्णा तृतीय, ठीक है, कृष्णा तृतीय आपके, यानी कि डी ऑप्शन जो है सही है, कृष्णा तृतीय। चलिए आगे देखते हैं। और
कह रहा है कि रबर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि रबर किस राज्य में नहीं होती है। तो देखिए, केरल में हो सकती है या नहीं हो सकती नहीं मालूम, मेघालय, तमिलनाडु नहीं मालूम मेरे को, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करने को कि मैं जो ट्रिक है वो बता रहा हूँ। देखिए, पंजाब में हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि पंजाब में चावल की खेती बहुत होती है, चावल, धान, ये सब का। रबर का कभी नहीं सुने हैं, तो हो सकता है कि पंजाब नहीं है, पंजाब ही होगा। पंजाब में रबर वबर नहीं होता होगा। तो अगर आपको नहीं मालूम है ना, तो आप इस तरीके से आप कभी-कभी आप जो है ना ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं और बना सकते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है ना पंजाब यही सही होगा। चलिए, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, मतलब आप 50-50 में है ना, तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। चलिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से, लेकिन हाँ, उसके लिए कुछ थोड़ा-मोड़ा जानकारी भी होनी चाहिए। चलिए, आगे कह रहे हैं क्या? तो निम्नलिखित में से किस राजनेता ने अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ लिखी थी? मतलब मेरा देश मेरा जीवन, ठीक है, किसने लिखा था? तो ये लिखने वाले थे एल के अडवाणी साहब। यानी कि बीजेपी के ये किस पार्टी के नेता थे? एल के अडवाणी तो बीजेपी के नेता थे, ठीक है, जिनका शायद हाल में ही मृत्यु हुआ है। चलिए, आगे कह रहा है, इसीलिए इसका क्वेश्चन किया है, मृत्यु हुआ था ना इसीलिए क्वेश्चन किया, करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किया है। आगे कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में महिला अंडर 80 हॉकी का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता? यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था उसमें हॉकी का कप किसने जीता, किस टीम ने जीता? तो वो थे आपके हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। यानी कि ऑप्शन ए जो है ना आपका सही है। चलिए, आगे देखते हैं। कह रहा है कि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ये तो बहुत सिंपल है भाई, बाणभट्ट के कौन सा बुक लिखा है? तो हर्षचरित, ठीक है। अच्छा, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? अच्छा, अर्थशास्त्र बताइए, ये तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो अर्थशास्त्र कौन लिखा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, यानी कि कौन? आपका चाणक्य, ठीक है, आपका चाणक्य लिखा था। ओके, आगे देखते हैं। किस अधिनियम के तहत कार्यकारी परिषद के अलग अलग सदस्यों का अपना अलग पोर्टफोलियो था? ठीक है, यानी कि किस एक्ट के तहत अलग अलग मेंबर का अपना एक अलग पोर्टफोलियो, मतलब एक अलग अपना डिपार्टमेंट था, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। तो कौन सा एक्ट था? तो आपका ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था, ठीक है। ये क्या था? तो भारतीय अधिनियम 1861 था। अच्छा, इस टाइम आपका वायसराय कौन था इंडिया का? ये भी पूछ सकता है कि भारतीय परिषद अधिनियम जो है वो कौन से वायसराय के टाइम में आया? तो आपका जो वायसराय था ना वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए, आगे देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ? मतलब पिट्स इंडिया एक्ट जो है ना वो कब आया था भारत में? तो वो आपका ऑप्शन जो है ना 1784 जो है आपका सही हो जाएगा। क्यों आया था, क्यों मतलब आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भाई? तो जब 1700, ठीक है, 1700 जो 73 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसके तहत बंगाल का जो गवर्नर है ना, अब वो आपका मतलब सबका गवर्नर जनरल हो जाएगा, ठीक है। भारत मतलब जितना भी प्रोविंसेस था उसका सारा का हेड हो जाएगा, ठीक है। तो उसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को सुधार करने के लिए जो है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ठीक है, इसी को सुधार करने के लिए। चलिए, अब है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस तत्व की पहचान करें जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 281 है, यानी कि 281 जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी कि उसका एलिमेंट नंबर कितना होगा? तो 8 2 10 11। तो 11 पे कौन आता है आपका? सोडियम, सिंपल, ठीक है। चलिए, अब कह रहे हैं कि 1932 में जेम्स चैडविक ने किस खोज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो भाई हम लोग जानते हैं शुरू से ही कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया दोस्त? तो न्यूट्रॉन का खोज किया आपका जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। चलिए, आगे है, कोशिकांगों में से किसमें आरएनए शामिल है, ठीक है। मतलब कोशिकांग का इंग्लिश क्या होता है? देखिए, हु इज़ द सेल ऑर्गेनेल्स इंक्लूड आरएनए, ठीक है, मतलब किसमें होता है आरएनए? तो आपका आरएनए जो होता है ना वो होता है आपका राइबोसोम में, ठीक है। आपका राइबोसोम में जो होता है आरएनए होता है, आरएनए होता है। अच्छा, राइबोसोम बना किसका होता है? राइबोसोम किसका बना होता है बताइए? राइबोसोम जो होता है ना वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का। प्रोटीन और आरएनए का ही बना होता है, ठीक है, प्रोटीन और आरएनए का ही बना होता है राइबोसोम आपका। चलिए, अब कह रहा है कि कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान कीजिए भाई। तो देखिए, तो शाकाहारी कह रहा है, ठीक है, शाकाहारी। तो शाकाहारी तो भाई प्राथमिक उपभोक्ता होता है ना, ठीक है, जो भी शाकाहारी होते हैं वो आपका क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक है।
अच्छा, आगे देखते हैं। मांसाहारी किसका? तो भाई हम लोग डी जानते हैं 3 होगा, तो डी में 3 का कहाँ है? तो आपका ये है और आपका ये है। चलिए, इसमें ए में दूसरा है, ए में दूसरा है, यानी कि मांसाहारी जो है ना वो द्वितीयक है। तो आपका ए और डी क्लियर हो गया। अब हमको करना है उत्पादक और घटक में। तो बी का क्या होगा? उत्पादक हरे पौधे। सही बात है भाई, हरे पौधे से नहीं कुछ चीज़ उत्पाद होता है। तो आपका बी का ऑप्शन ए होगा, यानी कि बी का 1। हाँ, तो बी का 4 दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो, ये सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है ना सही हो जाएगा। आप अगर 1-2 जानकारी भी है ना तो आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है, आर्टिकल 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित आधार पर निलंबित किया जा सकता है। मतलब आपका जो मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट जो है ना, ठीक है, वो आर्टिकल 19 द्वारा, ठीक है, वो निलंबित किया जा सकता है। मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स को बैन किया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है। कब लगाया जा सकता है, मतलब किस कंडीशन में? तो आपका दिया हुआ युद्ध में, या बाहरी आक्रमण में, या फिर सशस्त्र विद्रोह में। सशस्त्र मतलब कि जब आपका आर्म रेबेलियन हो जाएगा, ठीक है, इसको आर्म रेबेलियन बोलते हैं। या फिर आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति मतलब कि इंटरनल, ठीक है, इंटरनल कोई गृह युद्ध हो गया है, ऐसा स्थिति। ठीक है, तो ये जब जो मेरा जो मौलिक अधिकार है ना, वो निलंबित सिर्फ 2 ही कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, वो आपका या तो युद्ध में होगा, ठीक है, या तो आपका युद्ध में होगा, या फिर आपका बाहरी आक्रमण में होगा। ठीक है, यानी कि 1 और 2 जो है ना ऑप्शन आपका, ये आपका सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये कब जोड़ा गया था? पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, ये जो है मतलब आपका फंडामेंटल राइट पूरी तरीके से बैन हो जाएगा युद्ध और बाहरी आक्रमण के टाइम। तो ये कब ऐड किया गया था? तो ये ऐड किया गया था आपका 44th अमेंडमेंट। ठीक है, 44th अमेंडमेंट जब आया था ना, तो उस टाइम आपका ऐड किया था, 1978 में आया था। ठीक है, तब आपका ऐड किया गया था ये चीज़। ठीक है, कि आपका युद्ध और बाहरी आक्रमण के टाइम में आपका आपका जो फंडामेंटल राइट है ना, वो आपको बैन कर दिया जाएगा। चलिए, यानी कि आप उस समय ये नहीं कह सकेंगे कि मेरा बोलने का आज़ादी है तो घूमने का आज़ादी है, सब नहीं चलेगा, डायरेक्ट आप जेल में होंगे। आगे कह रहा है कि दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो भाई बहुत फेमस मुख्यमंत्री हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकल प्राथमिक घाटे की गणना करने का सही सूत्र है? ठीक है, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश देख लेते इसका। ठीक है, चलिए जैसे आ रहा है वैसे सवाल बस बनना चाहिए। कह रहा है कि वुड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रोस प्राइमरी डिफिसिट। ठीक है, मतलब जो ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट है ना, मतलब हानि जो है वो कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या है? तो भाई इसको निकालने के लिए ना ग्रॉस फिक्स्ड डिफिसिट में आपका नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज़ जो है ना, लायबिलिटीज़ उसको माइनस कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है ना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। चलिए आगे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि नेहरू ट्रॉफी नाव दौड़ कहाँ आयोजित की जाती है? आप एक मूवी देखे होंगे बागी, ठीक है, बागी टाइगर श्रॉफ का, जिसमें वो केरल में जाता है, ठीक है, साउथ इंडिया में जाता है। तो मूवी के स्टार्टिंग में ही एक रेस दौड़ दिखाया जाता है, पूरा नाव, बहुत सारा नाव जो होता है ना वो रेसिंग करते हैं, ठीक है, एक तालाब में। तो उसी को कहते हैं नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी नाव दौड़। ठीक है, उसी का नाम नेहरू ट्रॉफी नाव दौड़ है। ठीक है, तो वो कहाँ होता है? तो वो होता है आपका केरल में होता है। और केरल किस ज़िले में? तो आलापजुआ। ठीक है, ऐसा ही कुछ नाम है, आलापजुआ, ALP बोलते हैं उसको। ठीक है, ALP शॉर्ट में ALP। तो वही जो सीन है ना बाकी का, वही है नेहरू ट्रॉफी नाव दौड़। चलिए कि कहाँ है? तो केरल के आलापजुआ जिला में। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि अशोक के सिंह शीर्ष और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर आधारित दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब जो, अरे अशोक स्तंभ का जो सिंह जो चिन्ह है ना, उसका जो प्रतीक है, उस पर चयन करना है। कथन देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है भाई कि मूल अशोक के सिंह स्तंभ में एक गोलाकार स्तंभ पर पीठ से पीठ सटाए हुए 4 सिंह हैं, जो स्वयं एक घंटी के आकार के कमल पर स्थित हैं। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है भाई आपका कि जो अशोक स्तंभ है ना, ठीक है, तो उसके चारों तरफ सिंह बैठे हुए हैं, मतलब शेर हैं, 4 सिंह हैं। तो सही बात है भाई, 4 सिंह हैं। अच्छा आगे क्या कह रहा है दूसरा कथन, कि राज्य प्रतीक सारनाथ में, ठीक है, अशोक के सिंह स्तंभ का एक रूपांतर है, जिसमें घंटी के आकार का कमल छोड़ दिया गया था। ये भी सही है। मतलब जो सारनाथ में आपका अशोक स्तंभ है ना, उसमें जो है ना, तो एक घंटी के आकार के रूप में एक कमल को छोड़ दिया गया था। ठीक है, घंटी के आकार में, जैसे कमल जो है ना वो घंटी के आकार में था। तो आपका जो कथन 2 है वो भी सही है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है आपका 1 और 2 दोनों सही है।
चलिए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण के कारण भोजन ना खाने का एक मनोवैज्ञानिक विकार है। मतलब ये कह रहा है कि कुपोषण के कारण, ठीक है, भोजन ना खाने का एक मनोवैज्ञानिक विकार है, मतलब एक ऐसा कुपोषण हो जाता है जिसमें हम लोग भोजन नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये होता है अ, आपका कह सकते हैं कि एनोरेक्सिया नरोसा, ठीक है, एनोरेक्सिया नरोसा। इसमें क्या होता है ना कि आपका जो शरीर ना वो फूल जाता है, ठीक है, और फूल जाता है तो आपको खाना खाने का इच्छा नहीं करता है, इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नरोसा। चलिए, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। तो चारों में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो भाई आपका ये तो हम लोग जानते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग SC/ST के लिए भाई एक संगठन बना हुआ है, आयोग बना हुआ है, कमेटी बना हुआ है, तो ये तो है। अब ये है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि ये CAG की बात कर रहा है, ठीक है। तो CAG तो है दोस्त। भारतीय रिजर्व बैंक और भारत निर्वाचन आयोग, तो भारत निर्वाचन आयोग भी है, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो 3 है ना ये गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आपका जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। ये 27 मिनट का वीडियो हो गया भाई। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। हाँ, आपका ये क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है कि अरावली जो है ना वो भारत का एक क्या है, तो भाई पर्वत श्रृंखला है अरावली। अरावली कहाँ पड़ता है ये बताइए, अरावली जो है वो कहाँ पड़ता है। तो राजस्थान में पड़ता है कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, कहाँ है बताइए। विंध्याचल और अरावली जो है ना वो आपस में एक दूसरे की ओर है, ठीक है। तो बताइए अरावली का जो सिचुएटेड है कहाँ है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक है। मतलब एक बुक है जिसका नाम है द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज, ठीक है। तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका इसका जो ऑप्शन ए है ना वो सही हो जाएगा, डेविड आर। ये जो है आपका सही ऑप्शन है, सही आंसर है, ठीक है। आगे कह रहा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान जो है निम्नलिखित में से किस घराने से थे। तो भाई देखिए घराने से क्वेश्चन कुछ करता है हमेशा, ठीक है। तो जितना भी घराना है, ठीक है, 10 से 11 घराना जो भी है आपको याद करना है कि कौन किस घराना से संबंधित है। तो आपका जो गुलाम अली खान है ना वो आपके पटियाले घराने से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है ना आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेज़बानी किस वर्ष की थी। मतलब सेकंड टाइम एशियाई खेलों का मेज़बानी जो है इंडिया वो कब करता है आपका। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1986, 82, 78 या 90। तो भाई आपका 1982 में जो है ना भारत सेकंड टाइम एशियाई खेलों की मेज़बानी करता है, यानी कि अपने देश में खिलाता है एशियाई खेलों को। अच्छा फर्स्ट टाइम कब कराया था, तो 1951 में, ठीक है, 1951 में कराया था। चलिए सेकंड टाइम 1982, और शायद अभी भी। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने 2022 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता। तो भाई भारत जो है ना वो ब्रॉन्ज पे ही रह गया, ठीक है, ब्रॉन्ज पे ही रह गया, यानी कि आपका कांस्य पदक यही जीत पाया। अब कह रहे हैं कि मिट्टी में अपरदन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। मतलब जब मिट्टी में अपरदन होता है ना दोस्त, ठीक है, तो उस टाइम कौन सा मिट्टी अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव जब होता है तो उस टाइम कौन सा प्रक्रिया होता है। तो ह्यूमीकरण, विखंडन, ऑक्सीकरण या क्रिस्टलीकरण। तो ऑप्शन ए जो है ना ह्यूमीकरण ये होता है। अच्छा ह्यूमीकरण होता क्या है, ह्यूमीकरण होता क्या है, तो भाई आपका ह्यूमीकरण यानी कि जो पेड़ का जो अवशेष है ना वो ह्यूमीकृत होता है, ठीक है। वो आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, चेंज हो जाता है, ठीक है। वो पार्टिकल जो है वो चेंज हो जाता है आपका, ये होता है ह्यूमीकरण। चलिए आगे देखते हैं। अरे ह्यूमस में चेंज हो जाता है, जिससे बोलते हैं आपका ह्यूमस, मतलब जो आपका फिर काम आता है, बहुत उपजाऊ भूमि हो जाता है वो उसके बाद। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। तो भाई देखो बिहार में तो बाढ़ से ही भाई बिहार डूब जा रहा है। मेघालय में सबसे ज़्यादा, मेघालय, मासिन राम, सब में तो बहुत बारिश होता है, और त्रिपुरा भी उसी साइड यानी कि बारिश होगा ही। तो आपका जो गुजरात है ना यहीं बारिश कम होता है, और गुजरात कोस्टल एरिया में भी है, ये भी कारण हो सकता है आपका कम वर्षा वाले क्षेत्र। इसको अच्छा मेजर क्या होता है कम वर्षा वाले क्षेत्र मापने का, तो 50 मिलीमीटर, ठीक है। 50 मिलीमीटर से अगर कम बारिश हो रही है तो उसको कम वर्षा वाले क्षेत्र में रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आपका गुजरात आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं है, यानी गुड कंडक्टर नहीं है। तो भाई चांदी तो बहुत अच्छा है, चांदी तो बहुत अच्छा है, सोना भी बहुत अच्छा है, एल्युमिनियम भी बहुत सही है, सल्फर नहीं है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, भारतीय ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस भारत अधिक सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था? यानी कि किस एक्ट ने अखिल भारतीय संघ का जो है प्रस्ताव रखा था? तो भाई आपका 1935 जो इंडिया भारतीय अधिनियम एक्ट है 1935, वो जो है अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था। ये लागू कब हुआ था दोस्त? 1935 वाला, तो 1937 में लागू हुआ था। ठीक है, आया था 1935 में, लेकिन लागू 1937 में हुआ था। चलिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना झावेरी एक प्रसिद्ध नर्तकी है। देखो, दर्शना झावेरी पूछ रहा है कि किस मतलब कौन से जो भी सांस्कृतिक जो नृत्य है ना, वो किससे रिलेटेड है? मणिपुरी, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम या सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया आपका असम का है। ठीक है, असम का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम आपका केरल का, और उड़ीसी उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसी उड़ीसा का, और आपका मणिपुरी मणिपुर का। तो आपका ऑप्शन ए जो है ना वही सही होगा। जो दर्शना झावेरी है ना, वो मणिपुरी नर्तकी है। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पारित किया गया था? अब वस्तु एवं सेवा कर देख के ही बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे, लेकिन जब मैं इंग्लिश में देखता हूँ इसको तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी। ये जीएसटी के बारे में कह रहा है ये। ठीक है, ये जीएसटी के बारे में कह रहा है। ठीक है, जीएसटी के बारे में कह रहा है। तो जीएसटी कब लागू हुआ था भाई? कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। पहला चीज़ 2002 गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया कब है? मोदी के टाइम में। तो 2002 में तो मोदी भाई गुजरात में थे, दंगा करा रहे थे। 2014 में मोदी सरकार आई थी, लेकिन आते आते जीएसटी तो आया नहीं था। 2007 भी नहीं हो सकता, तो यानी 2017। ठीक है, सॉरी दंगा नहीं करा रहे थे।